हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी सर क्लासेस। डियर फ्रेंड, बात करेंगे सीटेट 20 अगस्त 2023 को टारगेट करते हुए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आपके सीटेट में, उन वही आपके आज हम लोग 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक से बढ़कर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्शन रहेगा एंड उनको विधिवत समझते हुए चलेंगे। ठीक है, उनसे इंपॉर्टेंट जो भी टैग वर्ड हैं या जो भी की पॉइंट्स हैं उनको भी समझते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस आप पे निकल करके आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है, बच्चों के लिए खेलों वाले क्रियाकलापों की व्यवस्था, यानी कि जो खेलों वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी व्यवस्था की जाती है जिससे वे क्या करें, समाज के नियमों को समझ पाएं। यानी कि खेलों वाली जो भी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं वो इसलिए कराई जाती हैं ताकि बालक जो है वो समाज के नियमों को समझे, एक्टिव रहे और अपने सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाए, लिंग संबंधी रूढ़िबद्ध धारणाओं को डेवलप करे या घर से बाहर बिना किसी रोक टोक के खेले। तो इसमें आपका क्यों जो खेलों वाली एक्टिविटीज़ है वो इसलिए कराई जाती हैं ताकि बच्चा एक्टिव रहे और अपने सीखने की जो उसकी प्रक्रिया है वो उसको और ज़्यादा बढ़ाए, उसको और ज़्यादा एक्टिव रखे। इसलिए जो खेलों वाली एक्टिविटीज़ हैं वो कराई जाती हैं। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गतिविधि है, गतिविधि यानी कि एन एक्टिविटी इज, क्या है एक्टिविटी? पाठ्यपुस्तक में दिए गए सिद्धांतों का पुष्टिकरण है, यानी कि वेरीफाइंग प्रिंसिपल्स गिवन इन टेक्स्ट बुक है। एक खुला स्वतंत्र अन्वेषण है एक्टिविटी। बच्चों को सीखने में सहायता करता है एक्टिविटी। अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का एक तरीका है एक्टिविटी। क्या हो जाएगा? तो जो एक्टिविटी है इसमें जो बच्चा होता है वह अन्वेषण करके सीखता है, स्वतंत्र रूप से सीखता है, एक्सप्लोर करके सीखता है, खोज करके सीखता है। एक खुला स्वतंत्र अन्वेषण उसको मिल जाता है एक्टिविटी में। ऑप्शन बी इज द राइट वन। पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार का विषय है? जो ईवीएस है वह कैसा विषय है जिसमें अन्य विषय समाहित हों, या विषयक है यानी डिसिप्लिनरी है, अंतर विषयक है या अंतराविषयक है? जो पर्यावरण अध्ययन है यह हमारा कैसा है? अंतर विषयक है, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें कई विषयों से जानकारी और विचार शामिल किए जाते हैं। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भू विज्ञान जैसे क्षेत्रों को भी पर्यावरण अध्ययन में शामिल किया गया है, जिससे कि इसकी अंतर विषयक प्रकृति की पुष्टि होती है। अगला क्वेश्चन कहता है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अब यहाँ से आपको क्वेश्चंस जो हैं मोस्टली क्वेश्चंस हमने इसी तरीके के डाले हैं। पेडागोजी क्वेश्चंस आज की क्लास में बहुत कम देखने को मिलेंगे। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में? डिफरेंट राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका उत्तराखंड में, कहाँ? उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है? सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या फिर ज्वारीय ऊर्जा? क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय ऊर्जा जो नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो क्या है? वह आपका प्राकृतिक गैस है। क्या है? प्राकृतिक गैस। अब ये समझिए पहले कि व्हाट इज नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप होता क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा वे ऊर्जा के स्रोत हैं जो प्राचीन काल से या बहुत अधिक लंबी अवधि से पृथ्वी पर संचित हैं। वे अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। ये ऊर्जा संसाधन सीमित होते हैं। ये जो अनवीकरणीय ऊर्जा के रूप हैं ये सीमित होते हैं। इसका अर्थ ये है कि ये संसाधन एक बार अगर उपभोग कर लिए जाएं तो ये समाप्त हो जाएंगे, यानी कि इनको एक बार यूज करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। प्रमुख प्रकार के अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जैसे आपका कोयला है, आप इसको एक बार यूज करेंगे तो ये उसके बाद खराब हो जाएगा। तेल है, एक बार यूज होता है। प्राकृतिक गैस है, ये सभी क्या है? ऊर्जा के, अनवीकरणीय ऊर्जा के रूप हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? लक्षद्वीप, नागालैंड,
पुदुचेरी या फिर दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव। क्या हो जाएगा? देखिए इसमें आपका जो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है वह क्या हो जाएगा? पुदुचेरी हो जाएगा। आपको पता है भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पुदुचेरी को 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था। हो सकता है आपसे पूछ ले कब की बात है, तो ये पुदुचेरी को किस संविधान संशोधन के तहत? 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा भारतीय संघ में इसको शामिल किया गया था। और भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं अभी आपको आगे बता दिया जाएगा। इनको आपको रटना भी पड़ेगा। पूछ लेता है कि जैसे इसमें केंद्र शासित प्रदेश और राज्य का जोड़ा कौन सा है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है? देखिए वन्य जीव संरक्षण सप्ताह जो है यह आपका किस माह के पहले सप्ताह के? तो यह आपका अक्टूबर जो माह है इसके पहले सप्ताह यानी कि अक्टूबर के, ठीक है, अक्टूबर माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। भारत में वनस्पतियों और जीवों की रक्षा और संरक्षण के लिए 2 से 8 अक्टूबर के बीच पूरे भारत में वन्य जीव सप्ताह दिवस मनाया जाता है। आपसे अगर ये पूछ ले पहला वन्य जीव सप्ताह कब मनाया गया? पहला वन्य जीव सप्ताह 1957 में मनाया गया था। पहला वन्य जीव सप्ताह आपका 1957 में मनाया गया था। बात क्लियर होती है? ऑप्शन इसमें ए राइट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल संग्रहण एवं संरक्षण में योगदान के लिए 2015 में किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था? किसने जीता था? राजेंद्र सिंह, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर एंड पांडुरंग हेगड़े। तो इसमें आपके जीतने वाले कौन थे? राजेंद्र सिंह। कौन थे? राजेंद्र सिंह। जल संग्रहण एवं संरक्षण में योगदान के लिए 2015 में राजेंद्र सिंह ने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था। ओके, राजेंद्र सिंह एक पर्यावरण संरक्षणवादी और पर्यावरणविद हैं। इन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है राजेंद्र सिंह को। क्वेश्चन कहता है स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम। किसका? स्वाद जो कलिकाएं होती हैं हमारी जीभ पर, उनका सही अनुक्रम जीभ के सिरे से अगल बगल और फिर पीछे तक क्या होगा? पहले खट्टा, पहले मीठा, फिर खट्टा, फिर नमकीन, उसके बाद कड़वा आता है, या पहले मीठा फिर नमकीन स्वाद कलिकाएं होती हैं, फिर खट्टा और फिर उसके बाद कड़वा, कड़वा खट्टा नमकीन मीठा, या कड़वा नमकीन खट्टा मीठा? क्या हो जाएगा? स्वाद कलिकाएं हमारे स्वाद अनुभूति का हिस्सा है। स्वाद कलिकाएं पैपिलरी झिल्ली पर मौजूद होती हैं। जो झिल्ली है उसका नाम पैपिलरी झिल्ली होती है, जिस पर स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं, जो जीभ की सतह पर पाई जाती हैं। मानव जीभ में लगभग 10,000 कितनी? लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं होती हैं। स्वाद कली में स्वाद रिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं जो रासायनिक संवेदीकरण के रूप में काम करती हैं। जीभ के सिरे से अगल बगल और पीछे तक स्वाद कलिकाओं का क्या होता है कि पहले तो मीठा होता है, ओके, फिर नमकीन आता है, फिर खट्टा आता है, फिर कड़वा आता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा होता है उसे संकटापन्न प्रजातियां, इंग्लिश में इसको इंडेंजर्ड स्पेसीज कहा जाता है। इंडेंजर्ड स्पेसीज कहा जाता है संकटापन्न प्रजातियों को, ठीक है। जो किसी कोई पौधे हो गए या जंतु हो गए जो बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर होते हैं। वृहत गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है एवं यह कहीं और नहीं पाई जाती। ऐसी प्रजाति को कहते हैं, ऐसी प्रजाति को स्थानिक प्रजाति कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेमिक स्पीशीज कहा जाता है ऐसी प्रजाति को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियों यानी प्लाटूनों की संख्या कितनी होती है? 3, 4, 5, 7 कितनी होती है? तो नौसेना की परेड में लीडर के पीछे जो टुकड़ियां होती हैं जिनको प्लाटून भी बोलते हैं, उन प्लाटूनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। पूरी परेड के दौरान अगर आपसे ये पूछ ले कि कितने कमांड देने होते हैं, तो पूरी परेड के दौरान 36 कमांड देने होते हैं। और जो कमांड होते हैं ये बहुत
तेज आवाज में देना होता है ताकि आवाज पीछे तक पहुंच जाए। ऑप्शन बी राइट होता है। हम बढ़ते हैं आगे। कोई जनजाति एक ऐसे सुस्पष्ट लोगों का समूह होती है जिनकी अपनी जीवन शैली और संस्कृति होती है। जरावा जनजाति किस राज्य की है? जो जरावा जनजाति है वह किस राज्य की है? देखिए, यह आपकी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है? अंडमान एवं निकोबार जो द्वीप समूह है, इस समूह की यह जनजाति है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन आपका इसमें जो ए है वह राइट हो जाता है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार ईवीएस पाठचर्या से सुझाए गए 6 थीमों में से निम्नलिखित में से एक थीम कौन सी है? देखिए, जो हमारा एनसीएफ 2005 है उसमें जो ईवीएस पाठचर्या है उसकी जो भी थीमें बताई गई हैं उसमें जो 6 थीम बताई गई हैं, कितनी थीम बताई गई हैं? 6 थीम बताई गई हैं। उनमें से एक कौन सी है? पौधे हैं, पशु हैं, आश्रय, आवास है, हमारे चारों ओर परिवर्तन है। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार ईवीएस पाठचर्या से सुझाए गए 6 थीम इस प्रकार हैं। परिवार एवं मित्र हो गया, भोजन, आवास, जल, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये होती हैं 6 थीम। इसमें से आपका एक कौन सा मैच कर रहा है? आश्रय एवं आवास। क्या हो गया? आश्रय एवं आवास हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है ईवीएस पाठचर्या में थीम जो है परिवार और मित्र सम्मिलित करता है। यह किसको सम्मिलित करता है? शेल्टर को, या फिर वर्क एंड प्ले को, वाटर, या फिर लाइफ को? तो ईवीएस पाठचर्या में थीम जो हमारा परिवार और मित्र है, फैमिली एंड फ्रेंड्स है, यह थीम आपका कार्य एवं खेल को सम्मिलित करता है। किसको? कार्य और खेल को सम्मिलित करता है। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। आगे बात करते हैं, सबिया ने अपने चित्र में आकाश को हरा और पेड़ को नीला रंग किया है। सबिया ने क्या किया है? अपना एक चित्र बना रही है, उसमें उसने आकाश को हरा कर दिया है और पेड़ को नीला रंग कर दिया है। उसके शिक्षक को पहले क्या करना चाहिए? सबिया ने आकाश और पेड़ का चित्र देखने के लिए कहें और चित्र फिर से बनाने को कहें कि बेटा पहले चित्र को देखो फिर दोबारा बनाओ। सबिया को बताएं कि आकाश नीला होता है और पेड़ हरे होते हैं, उसने गलत रंग किया है, ये हम बताएंगे। उसके चित्र की सराहना करें और पूछें कि उसने इन रंगों का चयन क्यों किया। सबिया को बगीचे में ले जाएं और उसे आकाश और पेड़ देखने दें। देखिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। अगर उसने आकाश को हरा और पेड़ों को नीला कर दिया है तो हम उससे ये पूछें कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, उसने इन कलर्स का चयन क्यों किया है ना? और हमें उसके चित्र की सराहना भी करनी चाहिए। यही ऑप्शन इसमें बेस्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, ये सारी क्वेश्चन आपके जो आपका एग्जाम 25 जनवरी 2023 को हुआ था उसके क्वेश्चन सही है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है नीचे दी गई पहेली को हल करना है। कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो मैं हूँ क्या कहलाती। इसका हल क्या होगा? मैना, तोता, फाख्ता, कोयल। क्या होगा? तो जैसे ये कह रही है कि कू कू आवाज लगाती, मधुर मधुर गीत सुनाती, सबके मन को भाती हूँ, वह आपकी कोयल है। कौन है? कोयल है। ऑप्शन डी। सिंपल सी बात है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दिसंबर 2020 में दिल्ली का AQI 331 था। AQI 331 था। निम्नलिखित में से AQI किसे चिन्हित करता है? AQI का यहाँ पे मतलब क्या है? AQI को हम एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। AQI को हम एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं और हिंदी में इसको क्या कहेंगे? हिंदी में इसको वायु गुणवत्ता सूचकांक कहेंगे। क्या कहेंगे? वायु गुणवत्ता सूचकांक को ये चिन्हित करता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत वायु में नाइट्रोजन एंड उसके बाद आपका ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया की मात्रा देखी जाती है, जिसमें ये तय किया जाता है कि इनकी मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय किए गए मापदंड से अधिक है या कम है। इस बात का इसमें जांच होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी था, वायु गुणवत्ता सूचकांक। इंग्लिश में इसको एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है?
व्हेल, मेढक, कबूतर, छिपकली। स्तनधारी परिवार का कौन है? सिंपल सा आंसर है व्हेल जो है वह आपकी स्तनधारी परिवार से आती है। ठीक है, स्तनधारियों में आपका जैसे चूहा, बिल्ली, कुत्ता, हिरण, बंदर, चमगादड़, व्हेल, डॉल्फिन, मनुष्य, ये सभी आपके स्तनधारी परिवार के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है लंगर की प्रथा संकेत करती है। लंगर आपने नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, ये जो लंगर की प्रथा है ये किसकी ओर संकेत करती है? मध्याह्न भोजन, मुफ्त समुदाय रसोई, या फिर एकत्रित दान, या पवित्र भोजन। देखिए ये जो लंगर है यह सिख धर्म में एक महत्वपूर्ण संकल्पना है जो तब शुरू हुई जब सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक ने जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय का भेदभाव किए बिना लोगों को एक साथ बैठा करके जब भोजन कराने की जो व्यवस्था की, तब से ये लंगर व्यवस्था चल रही है। ठीक है, लोगों को भोजन कराया था उन्होंने, जो सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक ने। तो लंगर से तात्पर्य यहाँ पे एक ऐसी समुदाय शाकाहारी रसोई से है जिसमें बिना जाति, वर्ग, धर्म के भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति बैठकर अपनी भूख मिटा सकते हैं। तो यहाँ पे ये मुफ्त समुदाय रसोई कहलाएगा, मुफ्त समुदाय रसोई कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौमजल को क्या कहते हैं? भौमजल स्तर, यहाँ पे ये बात किसकी हो रही है? ग्राउंड वाटर की हो रही है। तो चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौमजल को जलभर कहते हैं। क्या कहते हैं? जलभर कहते हैं, जिसको एक्वीफर, इंग्लिश में इसको एक्वीफर कहा जाता है। ठीक है, जलभर कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन। अगला क्वेश्चन कहता है रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा देखो, इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान। आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही है? कबूतर, गौरैया, उल्लू, या फिर कौवा। तो वह जो पक्षी है आपका वह क्या है? उल्लू की बात कर रही है। वो किसकी बात कर रही है? उल्लू की बात कर रही है। उल्लू जो है वह एक निशाचर पक्षी है। निशाचर का मतलब होता है दिन में सोता है, रात में जागता है। उनके सिर के सामने एक तरफ आंखें होती हैं। उनके क्या होता है? उनके सिर के सामने की तरफ आंखें होती हैं। उल्लू मांसाहारी होते हैं। वे मूषक यानी चूहा, छोटे और मध्यम आकार के स्तनधारियों, कीड़े, मछली और अन्य पक्षियों को खा जाते हैं। उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। ये उल्लू के बारे में आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पिक्चर प्लांट को कीट पक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये पौधे डैश प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? जो कीट ये मार करके खा जाते हैं उनसे इनको क्या मिलता है? उनसे इनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? उनसे इनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इसीलिए उनको ये मार करके खा जाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट वन। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस आपको हमने जो 200 क्वेश्चंस की सीरीज दी थी पर्यावरण की, उसको देखिएगा, उसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट दिवस बता दिए हैं। विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है ये बताते चलिए। यह आपका 1993 से मनाया जा रहा है। ठीक है, विश्व जल दिवस 1993 से हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, जो मीठे या ताजे पानी के महत्व पर आधारित है। ओके, एंड 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और 11 जुलाई लिखा होना चाहिए यहाँ पे। 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं और 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि गर्दन में मांसपेशियों का फड़कना आम होता है। ऐसा इसलिए होता है। आंखें स्थिर होती हैं और हिल नहीं सकती। यह एक अनैच्छिक क्रिया है। साथी को आकर्षित करने के लिए, जो उनका साथी है उसको अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। देखिए, पक्षी अपना सिर या गर्दन कई बार क्या करते हैं? हिलाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी आंखें स्थिर होती हैं और हिल नहीं सकती। सिंपल सी बात है, इसीलिए वो अपनी गर्दन को बार बार इधर उधर करते हैं। भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। कहाँ की गई है? चेरापूंजी में
अंगुबे में, महाबलेश्वर में या फिर मौसिन राम में। तो यह जो भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड की गई है वह मौसिन राम में की गई है। कहाँ रिकॉर्ड की गई है? मौसिन राम, मेघालय में दर्ज की गई है। ठीक है, मौसिन राम में एक औसत वर्ष में लगभग 10,000 मिलीमीटर वर्षा होती है। कितनी? 10,000 मिलीमीटर वर्षा होती है। मौसिन राम की अगर बात करें तो यह मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले में स्थित है। ठीक है, ये पहाड़ियों के सबसे पीछे की ओर और 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है मौसिन राम। क्वेश्चन कहता है एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षण साधनों को कैसा होना चाहिए? जो भी आपके टीचिंग एड्स हैं वो कैसे हो? आसानी से उपलब्ध और अपने आसपास से प्राप्त होने चाहिए, जो मतलब इजीली अवेलेबल हो जाएं। केवल हाई डेफिनेशन 3 आयामी चलचित्र हों। सदैव शिक्षार्थी की इंद्रियों में से किसी एक के प्रयोग पर आधारित हो या सदैव प्रयोगों पर आधारित होने चाहिए। देखिए, एक पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा होती है उसमें जो भी टीचिंग एड्स हो वो ऐसे हो जो आसानी से उपलब्ध हो जाएं और अपने आसपास से ही इजिली प्राप्त भी हो जाएं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो ए है वो आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? प्राथमिक कक्षा की बात हो रही है। अवधारणा निर्माण, आदत निर्माण, खोजने का आनंद या फिर सूचना। सीधी सी बात है, जॉय ऑफ एक्सप्लोरिंग, जॉय ऑफ एक्सप्लोरिंग यानी खोजने का आनंद जो है ये प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। बच्चे को खोजने में इंटरेस्ट होना चाहिए, बच्चा एक्सप्लोर करके सीखे, बच्चा डिस्कवर करके सीखे, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन आपका ये 23 जनवरी 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल के संपर्क में आने वाले जल के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? बढ़ता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है, या जल के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है और वायु के बहने की चाल कम हो जाती है, या फिर जल के पृष्ठ का क्षेत्रफल घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है, या फिर घटता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है। डियर फ्रेंड, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल के संपर्क में आने वाले जल के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? घटता है और वायु के बहने की चाल कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वाष्पीकरण एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जो एक द्रव को गैस रूप में बदलने की प्रक्रिया को संदर्भित करती है। वाष्पीकरण वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी द्रव है वो उबलने की तुलना में कम तापमान पर ही वाष्प में परिवर्तित होता है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का जो पेयर है वह आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें दोनों ही जो राज्य हैं वह संघ शासित प्रदेश हैं। जम्मू और कश्मीर और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, एंड दूसरा है आपका नागालैंड और लक्षद्वीप, दिल्ली और मिजोरम, चंडीगढ़ और झारखंड। आपको बताते चले वर्तमान भारत में भारतीय राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। अब आप ये 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनको रट लीजिए। ये अगर आप रट लेंगे तो आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो उसमें आप मिस्टेक नहीं करेंगे। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी दिल्ली आपका जो है वह केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी कहाँ है? दिल्ली की राजधानी आपकी नई दिल्ली है। लद्दाख की राजधानी, लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, राजधानी भी चंडीगढ़ है। पुदुचेरी आपका इसका पुदुचेरी है। लक्षद्वीप कवारत्ती, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी कहाँ है? कवारत्ती है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। दादर नगर हवेली एवं दमन व दीव, ठीक है, इसकी जो राजधानी है वह आपकी क्या हो जाएगी? दमन हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से ये आप 8 जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं इनको याद रखेंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर
तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दोनों ही इसमें मिल रहे हैं। जम्मू और कश्मीर भी मिल रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें जो ए था वह आपका राइट हो गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। क्वेश्चन आपका ये 23 जनवरी 2023 को पूछा गया था। इसकी जो ऊंचाई है डियर फ्रेंड वह 8,848 मीटर है। कितनी है? समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वह 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट दक्षिणी एशिया की सर्वोच्च पर्वत चोटी है जो नेपाल देश में स्थित विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, और ऊंचाई आपने जान ली 8,848 मीटर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र यानी कि बजाने वाले यंत्रों का प्रयोग बीन मंडली में होता है। बीन मंडली में किसका प्रयोग होता है? बीन, मुरली, सारंगी, ढोल का, मुरली, तुंबा, बीन, खंजरी का, तुंबा, बीन, खंजरी, ढोल का, या फिर बीन, सारंगी, मुरली और खंजरी का। किसका किसका प्रयोग होता है? तो इसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग बीन मंडली में आपका तुंबा, बीन, खंजरी और ढोल जो है इनका वाद्य यंत्रों का प्रयोग बीन मंडली में होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी राइट हो गया। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वन किसी राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा के सूचक होते हैं। वन जो है वो किसी भी राष्ट्र की जो प्राकृतिक संपदा है उसके सूचक होते हैं। वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो वन होते हैं ये जल चक्र को बनाए और जल चक्र को चालू रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये जल चक्र को बनाए रखने में और उसको चालू रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सही कथन हमको बताना है। देखिए, केरल का तट अरब सागर पर तथा कर्नाटक का तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। कर्नाटक का तट अरब सागर पर तथा केरल का तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित है, या फिर केरल और कर्नाटक दोनों तट बंगाल की खाड़ी पर हैं, केरल और कर्नाटक दोनों के तट अरब सागर पर हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें आपका जो केरल है, केरल और कर्नाटक दोनों के तट अरब सागर पर हैं। क्या क्या? केरल और कर्नाटक दोनों राज्यों की सीमा जो है वो अरब सागर तट पर है। ठीक है, इट इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट वन। अगला क्वेश्चन कहता है ऊंचा, शुष्क, सूखा और चपटा क्षेत्र जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं हमारे देश का वह भाग है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम लेह लद्दाख है। जिसका नाम क्या है? लेह लद्दाख है। लद्दाख क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, लद्दाख सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है और जो ये लद्दाख है आपका इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 95,876 किलोमीटर है। ओके, चलिए ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। इसका नाम लेह लद्दाख है। वह तिथि या वह दिनांक जिस दिन बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा है। तो वह तिथि बतानी है, वो डेट हमको बतानी है। वह डेट आपकी 23 मई 1984 है। बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 23 मई 1984 को पहली बार कदम रखा था और उसी दिन भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भी वहां पर उसने लहराया था। बछेंद्री पाल एक भारतीय पर्वतारोही हैं और अगर पूछ रहे इनका जन्म, तो इनका जन्म जो है वो 24 मई 1954 को 24 मई 1954 को उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के नकुरी गांव के भोटिया परिवार में हुआ था। ओके, और इन्हें 2019 में भारत सरकार के द्वारा तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के द्वारा काटने की दवाई मिलती है, यह किससे बनाई जाती है? तो सांप के काटने की जो दवाई है यह आपके सांप के विष या सांप के जहर से ही बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? ये आपकी पॉइजन ऑफ स्नेक यानी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सांपों के बारे में जान लेते हैं। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कोबरा सांपों की एक जहरीली किस्म होती है। सर्पदंश यानी कि सांप के काटने की जो दवा है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। एक सांप के 2 खोखले दांत यानी नुकीले होते हैं। जब यह
काटता है तो जहर जो है वो फैंग के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो जो सर्पदंश की दवा है वो सर्प के जहर से ही बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? बच्चे को अकेले कार्य करने के अवसर प्रदान करें, या बच्चों को कार्य करने में मदद करें, बच्चों को छोटे समूहों में काम करने के अवसर प्रदान करें, बच्चों को बड़े समूहों में काम करने के अवसर प्रदान करें। क्या करना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन शिक्षण है तो यानी कि ईवीएस के टीचिंग में क्या करना चाहिए टीचर को कि वह बच्चों को छोटे समूहों में काम करने के अवसर प्रदान करे। ठीक है, समूहों में कार्य करना विद्यार्थियों को सोचने और एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने, समझने, एक दूसरे का आचार विचारों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, ये सभी जो स्किल्स होती हैं वो बालक में डेवलप होती हैं। मीना दौड़कर छत के ऊपर चांद देखने के लिए जाती है। किस त्योहार को मनाने के लिए वो चांद को देखने जा रही है? क्वेश्चन आपका ये 23 जनवरी 2023 को पूछा गया है। ओके, देखिए तो मीना दौड़ करके छत पे जा रही है और ये देख रही है कि चांद निकला है कि नहीं निकला है। इसका मतलब है वो कौन सा त्योहार होगा? जाहिर सी बात है वह आप सभी को पता है करवा चौथ के लिए छत पर चांद देखने के लिए जा रही है। अगला क्वेश्चन कहता है 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय महिला आपकी सुनीता विलियम्स हैं। कौन है? सुनीता विलियम्स हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो सुनीता विलियम्स कुल 321 दिन एंड 17 घंटे और 15 मिनट तक अंतरिक्ष में रही थी। सबसे अधिक 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय महिला आपकी सुनीता विलियम्स हैं। सुनीता विलियम्स कुल 321 दिन 17 घंटे 15 मिनट तक अंतरिक्ष में रही थी। ऑप्शन डी इज द राइट वन। अगला क्वेश्चन कहता है वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप घटता है और वायु के बहने की चाल कम हो जाती है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए ये पहले भी पूछा गया है और फिर दोबारा फिर पूछा गया। 23 जनवरी में पूछा गया है, 20 जनवरी को भी पूछा गया क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कहता है घर हमें गर्मी, सर्दी, बरसात एवं धूल से बचाता है। कारवां यानी कैरेवन डैश पर एक घर होता है। तो कैरेवन जो ये है इस पर एक घर होता है, पहियों पर घर होता है, नाव पर घर होता है, बर्फ पर या फिर रेल की पटरियों पर घर होता है। तो कारवां जो शब्द है यह फारसी शब्द कारवां से आया है। ओके, जिसका अर्थ होता है रेगिस्तानी यात्रियों का समूह। कारवां लोगों का एक बड़ा समूह हो सकता है जो एक लंबी लाइन में एक साथ यात्रा कर रहे हैं, उसी को कारवां कहा गया है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये आपका पहियों पर एक घर होता है। किस पर घर होता है? तो क्या होता है कि प्राचीन समय में जो तीर्थयात्री हुआ करते थे वो अक्सर इस तरह से यात्रा करते थे, अपने साथ अपना सारा सामान कारवां या ढकी हुई घोड़ा गाड़ी में लादे होते थे, तो वही कारवां होता था। कुल मिलाकर के पहियों पर घर होता था। किस पर घर होता था? पहियों पर एक घर होता था। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का एक पेयर चुनिए जिसमें केंद्र शासित प्रदेश हैं। वह आपका कौन कौन हो जाएगा? नागालैंड और मिजोरम है, या फिर त्रिपुरा और झारखंड है, झारखंड चंडीगढ़ है, या फिर लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। तो वह आपका क्या हो जाएगा? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन। अगला क्वेश्चन कहता है पृथक्करण की प्रक्रिया में, किसकी प्रक्रिया में, प्रोसेस क्या है? पृथक्करण की प्रक्रिया में बाजरे का कौन सा भाग ओखली में पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए तने का, बीज का, बाली का या फिर फूल का। तो वह आपका जो भाग होता है वो ओखली में बाली वाला भाग होता है, जिसको बाली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोब्स। ठीक है, तो कोब्स जो भाग होता है वो ओखली में पीसने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, बाजरे का कोब्स भाग बाली। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है वे जगह जहां तापमान अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरता है। कानपुर और रायपुर, लेह लद्दाख, जोशीमठ, मनाली या फिर केदारनाथ, अमरनाथ। जहाँ जो तापमान है हमारा वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता।
तो वह आपका यानी कि इसमें कानपुर और रायपुर का तापमान अक्सर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरता है। किसका? कानपुर और रायपुर का। ठीक है। और अगर हम बात करें लेह जो है, या ये लेह भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है और ये जो है आपका लद्दाख का सबसे बड़ा शहर है। लेह एवं लद्दाख दोनों का तापमान अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। इनका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पे जो आपका था वह ए राइट है कि इनका जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरता। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से सर्वाहारी हैं? सर्वाहारी कौवा, शुअर, मनुष्य, खरगोश, गाय, घोड़ा, बाघ, शेर, भेड़िया, फिर बकरी, हाथी, शुअर। सर्वाहारी कौन है इसमें? इसमें कौवा, सुअर और मनुष्य ये सर्वाहारी हैं। सर्वाहारी यानी कि ये शाकाहारी भोजन भी करते हैं और मांसाहारी भोजन भी करते हैं, इसलिए इनको सर्वाहारी कहा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है? एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक नीला ही नीला सा। कौन है वो? वह पक्षी आपका मोर है। क्या है? पीकॉक। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं असम में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर मध्य प्रदेश में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर क्या होगा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन आपके असम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन आपके असम में पाए जाते हैं। नौसेना के जहाज में लीडर द्वारा पूरी परेड में दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या कितनी होती है? देखिए पहले समझिए, हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना के जहाज में लीडर द्वारा पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। कितने निर्देश? 36 निर्देश दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी अभी आया था, हमने बताया भी था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्लास कैसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के आए प्रीवियस ईयर का, एंड उनका रिवाइज करा दें क्योंकि समय आपके पास बचा नहीं है। क्वेश्चन कहता है एक पोषण स्तर से दूसरे तक स्थानांतरण के लिए 10% ऊर्जा डैश ऊर्जा के रूप में उपलब्ध है। तो जो आपकी 10% ऊर्जा है वह रासायनिक, वह केमिकल ऊर्जा के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, कितनी? 10% ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में उपलब्ध है। ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। एंड क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। कोशिश है कि आपके 200-500 क्वेश्चन कलेक्शन आपके लिए लेकर के आएँ और मैराथन क्लास करा करके, और ये जो अच्छे क्वेश्चन हैं जो इनको हम आपको रिवाइज कराने का प्रयास करेंगे। और ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।